एमए राजनीति शास्त्र के तृतीय सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष ह्यूमन राइट्स के विकास अर्थात इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों का विकास इस विषय पर एक ऑडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों के विकास में 4 बहुत बड़े लैंडमार्क हैं, बहुत बड़े मील के पत्थर हैं जो 13वीं शताब्दी के दूसरे दशक से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहला जो मील का पत्थर कहा जाता है मानवाधिकारों के विकास में है, वह है 1215 का मैग्ना कार्टा, अर्थात महाअधिकार पत्र। यह महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 में ब्रिटेन के किंग जॉन द्वारा जारी किया गया था। यह कहा जाता है कि 15 जून 1215 के दिन राजघराने के कुछ लोगों ने ब्रिटेन के राजा जॉन को घेर लिया, उनका घेराव किया और उन्हें तब तक मुक्त नहीं किया, जाने नहीं दिया जब तक कि वे कुछ अधिकारों को, कुछ स्वतंत्रताओं को देने के लिए राजी नहीं हुए। जो स्वतंत्रताएं किंग जॉन ने राजघराने के लोगों को दी, वे कालांतर में सभी स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं हुई और इन्हीं स्वतंत्रताओं को मैग्ना कार्टा या ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे मैग्ना कार्टा लिबरेटम भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज, अर्थात स्वतंत्रताओं का महाधिकार पत्र। इस मैग्ना कार्टा में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बहुत ही मौलिक स्वतंत्रताएं हैं और मौलिक मानवाधिकार हैं। किंग जॉन ने कहा कि आइंदा से, भविष्य में, हिज विल वुड नॉट बी आर्बिट्ररी, अर्थात अब भविष्य में वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेगा, वह स्वेच्छाचारी ढंग से काम नहीं करेगा। हिज विल वॉज नॉट आर्बिट्ररी। नंबर 2, किंग जॉन ने यह कहा कि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, अर्थात फ्री मैन, जो नॉन सर्फ अर्थात जो दास नहीं है, उसे विधि के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात नो फ्री मैन कुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट थ्रू द लॉ ऑफ द लैंड, अर्थात देश के कानून के अतिरिक्त, देश की विधि के अतिरिक्त अन्य किसी तरह से किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसे ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो आज तक ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश शासन का आधार है और आधुनिक समय में जिसकी बहुत अच्छी व्याख्या एवी डायसी ने की है। तो ये 2 बातें महाधिकार पत्र का मूल भाग हैं। नंबर 1, किंग्स विल वॉज नॉट आर्बिट्ररी एंड नो फ्री मैन कुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट थ्रू द लॉ ऑफ द लैंड। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होगा अब भविष्य में, और किसी देश की विधि के अतिरिक्त, अर्थात जब तक वह देश की विधि का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसे ही विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, जो आज तक ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश संविधान का आधारभूत तत्व बना हुआ है। जो मानवाधिकारों के विकास में दूसरा लैंडमार्क है, दूसरा मील का पत्थर है, वह है इंग्लैंड का ही बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688, अर्थात 1688 का
अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688। विद्यार्थियों, थोड़ा सा पृष्ठभूमि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन के आधुनिक इतिहास में, इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, टू revolutions are very important, two happenings are very important। पहली घटना है 1642 से 1648 तक चला ब्रिटिश गृह युद्ध, जो कि 1642 में प्रारंभ हुआ और 1648 में किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के साथ समाप्त हुआ। यह गृह युद्ध संसदीय शक्तियों और राजा के समर्थकों के मध्य हुआ था और इसके फलस्वरूप राजा चार्ल्स प्रथम की हत्या हुई और संसदीय शक्तियां विजयी हुई। दूसरा गृह युद्ध, जो कि 1688 में प्रारंभ हुआ, यह किंग जेम्स द्वितीय, राजा जेम्स द्वितीय का समय था, जो कि एक कैथोलिक राजा थे। क्रिश्चियन समुदाय दो संप्रदायों में विभाजित है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। ये जेम्स द्वितीय कैथोलिक राजा थे और इन्हीं के समय यह दूसरा गृह युद्ध 1688 में प्रारंभ हुआ। परंतु जेम्स द्वितीय बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध के, उन्होंने गद्दी छोड़ दी और देश छोड़कर भाग गए। शायद उनको भय था कि हमारी भी किस्मत हमारे पूर्वज चार्ल्स प्रथम की तरह हो सकती है। इस भय से उन्होंने गद्दी छोड़ दी और वे देश छोड़कर भाग गए। इस प्रकार इस बार कोई खून खराबा नहीं हुआ और सत्ता परिवर्तन बड़ी ही सहजता से और रक्तपात विहीन ढंग से हो गया। इसीलिए 1688 की क्रांति को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अर्थात रक्त विहीन क्रांति भी कहते हैं, और इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गरिमापूर्ण या गरिमामयी क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक ब्रिटेन के इतिहास में, क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप राजा की सत्ता लगभग समाप्त हो गई और सारे राजा के अधिकार क्राउन में आकर निहित हो गए। तो यह 1688 की क्रांति किंग टू क्राउन की कहानी है, अर्थात राजा के सारे अधिकार अब राज मुकुट में, जो कि मात्र सत्ता का प्रतीक था, और 1688 की क्रांति के फलस्वरूप राजा केवल बियरर और कैरियर ऑफ क्राउन बनकर रह गया। क्राउन राजसत्ता का प्रतीक था और यह सरकार जो है अब पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक थी। अब किंग के सारे अधिकार छिन गए थे और वह केवल एक प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन का संप्रभु रह गया था, और संप्रभु शक्तियाँ उसके सहित जो पार्लियामेंट या संसद निर्मित होती थी उसमें निहित हो गई थी। तो यह 1688 की क्रांति किंग टू क्राउन की कहानी है। इसी के फलस्वरूप अब क्राउन में सारी शक्तियां निहित हो गई थीं। क्राउन का तात्पर्य है ब्रिटेन की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक और वह प्रजातांत्रिक शासन जिसमें अभी राजा या रानी का स्थान तो था लेकिन उसके अधिकार नहीं थे। अब सारे के सारे अधिकार संसदीय शक्तियों में, संसद में और संसद की समितियों में निहित हो गए थे। इस 1688 की क्रांति के फलस्वरूप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा जेम्स द्वितीय वे राजगद्दी छोड़कर देश के बाहर भाग गए और बिना किसी रक्तपात के संसदीय शक्तियों की विजय हो गई। इसके पश्चात संसद ही किंग मेकर बनी। संसद ने इन्हीं जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी, जिन्होंने विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि डच थे अर्थात हॉलैंड के प्रिंस थे,
उनसे शादी कर रखी थी। तो संसदीय शक्तियों ने मैरी को और उनके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को आमंत्रित किया राजा का पद स्वीकार करने के लिए, राजा और रानी का पद स्वीकार करने के लिए, और 3 शर्तें लिख करके उन्हें भेजी। यही 3 शर्तें मुख्यतः बिल ऑफ राइट्स हैं, जो कि 1689 में, और अगर बिल्कुल सही तिथि का ध्यान रखें तो 16 दिसंबर 1689 को यही 3 शर्तें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इन्हीं को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, और यही प्रमुख भाग है बिल ऑफ राइट्स का। इसमें कुछ और भी बातें हैं जिनको मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। तो जो 3 शर्तें ब्रिटिश संसद ने लिख करके भेजी हॉलैंड, जहाँ की जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी और जेम्स द्वितीय के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज रह रहे थे। संसद ने कहा कि अगर आपको ये 3 शर्तें मंजूर हों तो आप आकर दोनों लोग राजा और रानी का पद ग्रहण कर सकते हैं। ये 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली शर्त यह थी कि राजा बिना संसद की सलाह के, बिना संसद की अनुमति के कोई भी निर्णय नहीं लेगा। इस प्रकार से राजा की राजनीतिक शक्तियां अब संसद में आ गईं, राजनीतिक शक्तियां छिन गईं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां छिन गईं। दूसरी शर्त थी कि राजा बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की परामर्श के कोई कर नहीं लगाएगा, जनता पर कोई कर आरोपित नहीं करेगा। इस शर्त को अगर मान लिया जाए तो राजा की आर्थिक शक्तियां छिन जाती हैं। तीसरी शर्त थी कि राजा संसद की परामर्श के बिना और अनुमति के बिना सेना नहीं रखेगा, तो राजा की मिलिट्री शक्ति, सैन्य शक्ति छिन जाती है। ये तीनों शर्तें लिख करके क्वीन मैरी को और विलियम ऑफ ऑरेंज को भेजी गई। मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज ने तीनों शर्तें स्वीकार करी और वे आकर के इन्हीं शर्तों के अधीन राजा और रानी का पद स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तत्पश्चात मैरी क्वीन मैरी बनी। संसद ने दोनों व्यक्तियों को, अर्थात मैरी को क्वीन और विलियम ऑफ ऑरेंज को किंग ऑफ इंग्लैंड बनाया। अर्थात मैरी का जो राज्याभिषेक है क्वीन के रूप में, और विलियम ऑफ ऑरेंज का राज्याभिषेक किंग के रूप में किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखते हैं कि किंग जो ऑल पावरफुल हुआ करता था, उसकी सारी की सारी शक्तियाँ, लगभग सारी की सारी शक्तियाँ छिन गईं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पावर्स ऑफ मोनार्क were now taken away and they were vested into parliament which was elected। राजा की सारी शक्तियां लगभग अब संसद में निहित हो गईं, अर्थात क्राउन में निहित हो गईं। राजा केवल क्राउन का कैरियर था, वह मुकुटधारी था, और संसद वास्तविकता में पावरफुल संस्था थी जो कि निर्वाचित होती थी। और यही है कहानी किंग टू क्राउन की, जो कि बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। अब एक चीज़ और मैंने जो पहले ही बताई कि जब जब राज्य की सत्ता सीमित होती है तब तब जनता को अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राजा की शक्तियाँ, राजा का मतलब शासन, सरकार, वही संप्रभु हुआ करता था, वही ऑल पावरफुल हुआ करता था। अब उसकी लगभग सारी की सारी शक्तियाँ छिन गई हैं और वे सारी शक्तियाँ संसद में आ गई हैं। संसद का मतलब जनता के प्रतिनिधियों की सभा। इंग्लैंड की संसद निर्वाचित होती थी। संसद का निर्माण वहाँ बहुत पहले 1295 ईस्वी में हो चुका था।
अब एक बात मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कहना चाहूँगा कि अब 1688 की क्रांति के पश्चात यही सारी चीज़ें लिख करके 16 दिसंबर 1689 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दी गई, जो कि एक्ट ऑफ 1689 कहा जाता है। तो जो बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688 था वह अब 16 दिसंबर 1689 को संसद द्वारा पारित होने के बाद एक्ट ऑफ 1689 बन गया। इस एक्ट के पारित हो जाने के पश्चात बेज हॉट ने बहुत अच्छा लिखा है कि राजा के पास अब केवल 3 शक्तियाँ शेष बची थी। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, पावर टू बी कंसल्टेड। नंबर 2, पावर टू एनकरेज। नंबर 3, पावर टू वार्न। और बेज हॉट कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान राजा अब वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि प्रजातंत्र का प्रकाश हो चुका था, इससे अधिक कुछ और नहीं चाहेगा। हिंदी में कहें तो अब बेज हॉट ने लिखा है कि 1689 का एक्ट पारित होने के पश्चात अब राजा के पास केवल 3 शक्तियां शेष थीं। पहली शक्ति राइट टू बी कंसल्टेड, अर्थात राजा से परामर्श लिया जाए। संसद या संसद की समिति, संसद के मंत्री अर्थात सरकार के मंत्री राजा से सलाह लें, या राजा का अधिकार था। नंबर 2, राजा का अधिकार था राइट टू एनकरेज, वह शासन को प्रोत्साहित करे। और नंबर 3, वह शासन को समय समय पर चेतावनी दे। अगर कोई खराब बात शासन कर रहा हो, या कोई देश के हित के विरुद्ध कार्य शासन करने वाला हो, या देश में कुछ शासन के द्वारा या अन्य तरीके से जनता के विरुद्ध, देश के विरुद्ध हो रहा हो, तो राजा शासन को चेतावनी दे सकता था। ये राइट टू वार्न है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब शासन की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ सीमित होती हैं तो जनता को अधिकार मिलते हैं, मानवाधिकार मिलते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स, जो कि अब एक्ट ऑफ 1689 बन चुका था, इसके अंतर्गत इन बातों के अतिरिक्त कि संसद की सलाह के बिना राजा कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा। संसद की सलाह के बिना राजा अब कोई कर नहीं लगाएगा। संसद की सलाह के बिना अब राजा सेना नहीं रखेगा। आज तक ब्रिटेन में सेना साल दर साल संसद की अनुमति से रखी जाती है। वहाँ कोई परमानेंट आर्मी नहीं है। हर साल एक एक्ट पारित करती है संसद, और हर साल सेना को एक नया जीवन मिलता है। तो इस एक्ट ऑफ 1689 में इन बातों के अतिरिक्त 2-3 और बातें थीं जो कि मानवाधिकारों से संबंधित हैं, कि अब संसद के चुनाव नियमित होंगे और एक नियमित समय अवधि के पश्चात होंगे। रेगुलर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो एक्ट ऑफ 1689 में थी वो ये थी कि सबको, सारे संसद सदस्यों को अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला। अब सारे संसद के सदस्यों को स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार था संसद में। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि संसद जो है अब किंग मेकर थी, और उसने जो मैरी को रानी बनाया था, अर्थात जो मैरी को क्वीन बनाया, ये मैरी जेम्स द्वितीय की पुत्री थी, लेकिन मैरी प्रोटेस्टेंट थी और जेम्स द्वितीय कैथोलिक थे। कैथोलिक्स से बहुत घृणा आज भी है ब्रिटेन में, और मैरी प्रोटेस्टेंट थी। तो इस बार संसद ने एक नया अधिकार, या आप कह सकते हैं पहले अधिकार था प्रोटेस्टेंट को अपनी सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार था। तो प्रोटेस्टेंट्स को अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधि के दायरे में रहते हुए
स्वस्थ रखने का अधिकार संसद ने पुनः स्थापित कर दिया। तो ये इतनी बातें जो दूसरा लैंडमार्क है मानवाधिकारों के संबंध में, वह मैंने आपको बताया। ये दोनों चीज़ें ब्रिटेन से संबंधित हैं और यहाँ पर आधुनिक समय में आप कह सकते हैं, क्योंकि 1689 मतलब मॉडर्न पीरियड, ये पहला जो उदाहरण है वो मैग्ना कार्टा का है जो मध्यकाल का है। दूसरा उदाहरण ये आधुनिक काल का है जो कि मानवाधिकारों के विकास से संबंधित है। जो तीसरा लैंडमार्क या तीसरी बड़ी घटना जो मानवाधिकारों के विकास से संबंध रखती है वह है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776, अर्थात 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। यह भी बहुत बड़ी घटना है मानवाधिकारों के विकास से संबंधित। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका उस समय 13 राज्यों से निर्मित था और अमेरिका के जो 13 राज्य थे वे सब ब्रिटिश उपनिवेश थे। आपके देश की तरह ही ब्रिटेन का शासन अमेरिका के 13 राज्यों पर था। इन 13 राज्यों ने मिल करके एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनाई थी, महाद्वीपीय कांग्रेस, और यही 13 राज्यों की कांग्रेस स्वतंत्रता का संग्राम संचालित कर रही थी ब्रिटेन के खिलाफ। इस स्वतंत्रता के संग्राम के फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन को स्वतंत्रता देनी पड़ी और अमेरिका के 13 राज्य स्वतंत्र हो गए। तो जो सबसे पहली बात थी यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 4 जुलाई 1776, वह यह थी कि अमेरिकी महाद्वीप के 13 राज्य अब ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हो गए हैं। यह घोषणा मूलतः अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा है जो 4 जुलाई 1776 को की गई। इस घोषणा पत्र में दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसमें यह लिखा गया है कि all men are created equal and they have been endowed by their creator with certain inalienable rights that include right to liberty and right to pursuit of happiness। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का। अर्थात अगर हिंदी में कहें तो ये कहा गया है कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और रचयिता ने, सृजनकर्ता ने अर्थात ईश्वर ने व्यक्तियों को कुछ अपृथककरणीय अधिकार दिए हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार और प्रसन्नता का अनुधावन करने का अधिकार सम्मिलित है। All men are created equal and they have been endowed with by their creator certain inalienable rights which include right to liberty and right to pursuit of happiness। सृजनकर्ता ने सभी को समान बनाया है और कुछ अपृथककरणीय अधिकार सभी को प्रदान किए हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार और प्रसन्नता का पीछा करना अर्थात प्रसन्नता प्राप्त करने के प्रयास करने का अधिकार सबको दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने राजनीतिक दर्शन का आधार इसी अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को मानते हैं। उनका कहना है कि दिस यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सर्व्स एज द foundation of my political philosophy, and he also said कि US Constitution should always be interpreted in the light of this US Declaration of Independence। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी संविधान को सदैव अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के आलोक में, प्रकाश में ही इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। विद्यार्थियों, जो मानवाधिकारों के विकास में चौथा लैंडमार्क है वह है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन।
1793। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और यह जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन है वह सर्वप्रथम क्रांति के दौरान लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था, परंतु बाद में क्रांति के सफल होने के पश्चात कुछ संशोधनों के साथ इसे 1793 में ब्रिटेन की व्यवस्थापिका, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है आज तक, उसके द्वारा पारित कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जो कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एडॉप्ट किया गया था, बाद में इसी को फ्रेंच नेशनल असेंबली ने, जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसने 1793 में कुछ संशोधनों के साथ पारित किया। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि ऑल मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल। सारे व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सदैव स्वतंत्र और एक दूसरे के समान बने रहते हैं। अतः शासन का और राज्य की भूमिका कुछ मौलिक अधिकारों जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उनको स्वीकार करना है, उनको मान्यता देना है और उनको सिक्योर करना है, अर्थात लोगों के इन अधिकारों की रक्षा करनी है। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि ऑल मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल and the role of government is to recognize these rights as well as to secure to all these rights। यह घोषणा पत्र विद्यार्थियों डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स या थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स पर आधारित है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। और यह कहा गया है कि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से मिलते हैं, जिसमें कि 3 अधिकारों की बात बड़े पैमाने पर की गई है। वे हैं राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, और जो दूसरा है वह है राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार, और जो तीसरा है वह है राइट टू सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा का अधिकार। राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू सिक्योरिटी। और चौथा है राइट टू वेलफेयर। तो इस प्रकार से फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में ये कहा गया है कि ये जो अधिकार हैं प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, लिबर्टी और वेलफेयर के, सरकार का रोल है, सरकार की भूमिका है कि इन अधिकारों को मान्यता दे और फिर इन अधिकारों की सुरक्षा करे। यही रोल है सरकार का। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि यह चौथा जो लैंडमार्क है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन and of the citizen of 1789, which was passed by French National Assembly in 1793। एक पांचवी बात भी हम कह सकते हैं जो मानवाधिकारों के विकास में बड़ा योगदान है जिसका, वह है टॉमस पेन। ये ब्रिटिश रेडिकल डेमोक्रेट थे। ये बहुत ही उग्र अतिवादी प्रजातांत्रिक विचारक थे जिनका जीवन काल है 1737 से 1809। इनकी पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन जो 1791 में प्रकाशित हुई, इन्होंने टॉमस पेन ने प्रेरित किया है, ब्रिटिश तो नहीं फ्रेंच और यूएस रिवॉल्यूशन को इन्होंने इंस्पायर किया है। तो इनकी किताब का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है मानवाधिकारों के विकास में। इस पुस्तक में टॉमस पेन ने कुछ मौलिक अधिकारों की बात की है, कुछ अधिकारों की बात की है जो कि व्यक्ति को मिलने चाहिए और वे बिल्कुल अलग तरह के हैं और पहली बार किसी ने ऐसे अधिकारों की बात की थी। इनमें पहला है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मनुष्य को होना चाहिए। और फिर उन्होंने राइट टू ओल्ड
एज पेंशन की बात कही है, वृद्धावस्था पेंशन की बात कही है। तीसरा उन्होंने मैटरनिटी राइट टू मैटरनिटी अलाउंस अर्थात मातृत्व भत्ता की बात कही है। ये 3 बड़ी बातें कही हैं और थॉमस पेन ने ये कहा है कि जो सरकारी लाभ हैं, जो सरकार के शासन के जो लाभ हैं, उन लाभों को सबको बराबर पाने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को सरकारी लाभों को बराबर बराबर दिया जाना चाहिए और ऐसा बाय द फेयर टैक्सेशन, उचित टैक्स व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। और थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक में ये भी कहा कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए समाज में, सबको समान बर्ताव सबके साथ होना चाहिए समाज में। और कुल मिलाकर जो निचोड़ निकलता है कि पहली बार थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक में राइट टू वेलफेयर की बात कही कि मानव कल्याण का अधिकार हर मानव को है। अंत में विद्यार्थियों एक बात बहुत ही जो कह करके मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है मानवाधिकारों के विकास के संबंध में, कि ब्रिटिश मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में जारी हुआ, फिर ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688 और थॉमस पेन जो कि ब्रिटिश थिंकर थे, रेडिकल डेमोक्रेट थे, इन 3 लोगों का बड़ा योगदान है मानवाधिकारों के विकास में। फिर फ्रेंच और यूएस डिक्लेरेशंस जो हैं, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789। इन सारे लैंडमार्क्स को आप ध्यान से पढ़ें और इनकी मुख्य बातें याद रखें। ये मानवाधिकारों के विकास में बड़े लैंडमार्क हैं। अंत में आप मानवाधिकारों के विकास में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, वह यह है कि चेकोस्लोवाकिया के विधि शास्त्री जैक जूरिस्ट कैरल वसक ने 1979 में से 1979 में, फिर से सुनिए, चेक जूरिस्ट कैरल वसक ने 1979 में 1979 में मानवाधिकारों के विकास को 3 पीढ़ियों में विभाजित किया। जैक जूरिस्ट कैरल वसक in 1979 has classified all the human rights into three generations of human rights। जो पहली जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कहे जाते हैं, अर्थात नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कुछ उदाहरण हैं। और इसके पश्चात शीत युद्ध के प्रारंभ हो जाने की वजह से जो सोवियत ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़ था, अर्थात जो सोवियत समूह के साम्यवादी देश थे, उन्होंने इसी की प्रतिक्रिया में कुछ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की डिमांड की और उनको प्राप्त करने में सफल रहे। तो जो दूसरी जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की। ये मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी है। मानवाधिकारों के विकास में यह एक दूसरी बात है, दूसरी पीढ़ी के अधिकार कहे जाते हैं। इसके रिएक्शन में फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने भी आवाज़ उठाई और कोशिश की यूनाइटेड नेशंस के भीतर और बाहर, और कुछ एक अधिकारों को सिक्योर करने में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या विकासशील देश सफल रहे। इन्हें कलेक्टिव एंड डेवलपमेंटल राइट्स कहा जाता है और यही तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो विद्यार्थियों, मानवाधिकारों के विकास में इतनी बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इस ऑडियो में जो आपको आशंकाएं हों, इसको सुनने के पश्चात वह आप हमसे क्लैरिफाई कर सकते हैं और इसके आगे मैं अन्य ऑडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा।